ओके गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। तो वी हैव विवेक कोचर विद अस ऑल द वे फ्रॉम वर्धा महाराष्ट्र, जिन्होंने स्कोर किया है 303 मार्क्स आउट ऑफ 400 इन सीए फाउंडेशन में 25। तो विवेक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कितनी रिविजन्स किए थे, और दूसरा रिवीजन के साथ साथ आपने कैसे प्रैक्टिस किया, मतलब कौन सी एक अनोखी चीज है जो आपको लगता है कि आपको इतने अच्छे नंबर स्कोर किया आपने। सर जैसे पोर्शन खत्म हो गया था मेरा, उसके बाद में मैंने फर्स्ट से 3 रिवीजन तो की थी मैंने एग्जाम के पहले। Okay. फर्स्ट रिवीजन थोड़ी लंबी गई थी मेरी, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज लगे थे मुझे 4 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने में। सेकेंड रिवीजन फिर उससे कम, और थर्ड रिवीजन उससे कम। अच्छा, तो अपने 3 रिवीजन टोटल में किए थे एंड देन अकॉर्डिंगली आपको हाँ। वैसे नंबर आए हैं। ओके, और आई थिंक सो जितना मुझे ध्यान है आपका 12th अभी अभी हुआ है ना, और 12th के बाद ही आपने मई 25 में सीधा पेपर दिया, मतलब लगभग 2 ढाई महीनों यस। के गैप में आपने प्रिपरेशन करके एग्जाम्स को क्रैक किया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही हाँ, अमेजिंग यार, बहुत सही। आपका आपको लॉ में कितने मार्क्स आए? लॉ में मुझे 61 है। 61 मार्क्स आया। तो लॉ के लिए कोई एक ऐसी टिप बताइए जो आपको लगता है कि हर एक बच्चे ने ये चीज तो फॉलो करना ही चाहिए अगर उसको लॉ में अच्छे मार्क्स लाना है तो। सर लॉ में मतलब जो जैसे ही क्लासेस होती है या फिर जब रिवीजन कर रहे हैं, तो सिर्फ रिवीजन के टाइम सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बट साथ में डेली मतलब जैसे आप बोलते हैं कि 2 क्वेश्चन डेली, सिर्फ 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए तो प्रैक्टिस हो जाती है। बराबर। तो वैसे भी करना चाहिए। अच्छा, मतलब दिन के 2 क्वेश्चंस आप कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस करो, हाँ। बीच बीच में करते रहो, एंड देन आपकी हाँ, प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। यस, हो ओवर टू यू जाएगी। एमवी सर, आप कुछ पूछना। यस विवेक भाई, आप मुझे बताइए अकाउंट्स में आपने जो है आप क्या टिप देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि वो उन्हें अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है सिर्फ फॉर्मूलाज को या कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते उतनी। तो आपने कैसे अकाउंट्स की क्या था पढ़ाई, प्लीज। सर अकाउंट्स की तो मैंने मतलब शायद से मुझे लगता है कि उतने अच्छे अप्रोच से नहीं की थी मैंने रिवीजन। ओके। हो सकता है मैं इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, या फिर पता नहीं, मैं लाइक स्किप करते चले गया, मुझे लगा कि नहीं राइट। हो जाएगा, एक इतने सारे क्यों सॉल्व करना है तो। और मेरे को लगता था कि मेरे पास बस मतलब एक ही महीना था, अप्रैल का। मैंने अप्रैल का ही रिवीजन का पकड़ा था। तो राइट। मुझे लगा था कि टाइम कम मिलेगा, इसलिए फिर मैंने मॉडल भी सॉल्व नहीं की। बट मेरे हिसाब से रिवीजन के टाइम, सबसे पहले रिवीजन के टाइम पूरी मॉडल सॉल्व करनी है अकाउंट्स की, और उसमें फिर जो क्वेश्चन हार्ड लगते उसको स्टार मार्क कर देना। फिर सेकंड रिवीजन के टाइम वो स्टार मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करना। और थर्ड रिवीजन के टाइम अगर तुमको कभी जैसे तुमने वापस जब स्टार मार्क के क्वेश्चन जो तुमको हार्ड लगते हैं वो सॉल्व किए, और अगली बार जब तुम सेकंड रिवीजन के टाइम सॉल्व किए, उसमें जो हार्ड लगते हैं वो सॉल्व करना। और जो मेन एमटीबीज और आरटीबीज के क्वेश्चन है, जो या फिर जो चैप्टर के तुमको ऐसे टफ लगते हैं तुमको, वो अच्छे से सॉल्व करना। ओके। एंड इकोनॉमिक्स में आप क्या बताना चाहेंगे। इकोनॉमिक्स में जैसे माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जनरली हम्म। स्टूडेंट्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत डर लगता है। आपने कैसे उसको, कैसे आपने पढ़ाई की एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने कैसे की, प्लीज बताएं। सर इकोनॉमिक्स में तो मतलब जो नोट्स है ना उसी को बार बार पढ़ते रहना। तो अब वो तुम्हें फिर ऐसे मतलब जब कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं ना, तो समझ जाता कि हाँ ये मेन टॉपिक है, ये हार्ड है, या फिर ये राइट। बहुत पहले से मतलब इस पे एमसीक्यू बन सकते हैं बहुत सारे। तो वो समझ जाता। तो कंटिन्यू 2-3 बार अगर मॉडल, उसके लिए नोट्स ही एमसीक्यू है, तो कंटिन्यू अगर नोट्स पढ़ते जाए या फिर मॉडल भी पढ़ते जाए, तो अच्छे से माइंड में बैठ जाता। अब मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ, और राइट। फिर साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व करना जरूरी है। ओके। चलिए, यस प्रणव सर, आप ओवर टू यू। भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। पहले मैं एक जनरल बात करना चाहता हूँ, जैसे कि तुमने कहा कि तुमने 12th के तुरंत बाद एग्ज़ाम दिया था फाउंडेशन का, तो डेफिनेटली तो अपनी पढ़ाई क्लासेस एक्सेट्रा है वो 12th के साथ करी थी। बहुत सारे हाँ। बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि 12th और फाउंडेशन दोनों कैसे मैनेज करें। तुमने दोनों का टाइम कैसे एक साथ मैनेज किया था, तुम्हारा क्या शेड्यूल रहा था उस समय? सर कैसा था कि मेरा ना मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था, और मैं जिस कॉलेज में था वहाँ पे लाइक बहुत अच्छा पढ़ा थे ट्वेल्थ का। ठीक है? और तो मुझे उतना ज्यादा इशू गया नहीं ट्वेल्थ के लिए। अच्छा। तो और मुझे ऐसा था कि नहीं, ट्वेल्थ थोड़ा इजी भी है कंपैरेटिवली, तो अच्छा हो जाएगा, इसलिए मुझे इसमें स्कोर भी करना था। तो मैं एक जैसे टिप देना चाहूंगा कि जब जो जैसे मेरा ट्वेल्थ का साल था 2024, 2025 मैंने एग्जाम दिया, 2024 में प्रिपरेशन फेज था। तो जनवरी से जैसे अगर एग्जाम्पल लेके 2025 में मेरी बोर्ड की एग्जाम है, तो 2024 की जनवरी से फाउंडेशन की पढ़ाई अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए। ओके।
तो क्या होता है तुम्हारा 12th के साथ भी बराबर मैनेज होता है और सी की पढ़ाई भी अच्छे से होती। और बस फिर वैसे ही जैसे कॉलेज शुरू हो जाता है एक बार 12th का, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, बाकी पीछे के जो बैकलॉग्स बन जाते हैं, तो उसके लिए कंटिन्यू रिविजन्स भी करनी पड़ती रहती। तो ये रिविजन्स करनी डेली, अगर 12th के साथ 12th चल रही है तो डेली 2 से 3 घंटा तुम सीए के लिए भी दो, तो अच्छे से हो जाता। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है मुझे कि 11th और 12th के बीच का जो एक गैप रहता है तो सीए की क्लासेस के लिए अच्छे से हाँ यूटिलाइज कर लो। हाँ, उसके फिर लिए थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज भी कर पढ़ते सकते हो रहोगे तो बिकॉज चलेगा। क्योंकि 11th में इतना प्रेशर रहता नहीं है। हाँ, समझ राइट गया। राइट ट्रू राइट ट्रू। और पर जैसे बहुत से हाँ बच्चे सर इतना है ना दूर का सोचते सोच नहीं नहीं है पाते, वो 12th है ना। के बाद मतलब ही सोचते। आप बहुत अच्छा सॉर्टेड थे आप पहले से कि मेरे को सीए ही करना है, मुझे इतने इसमें क्लियर करना है, मुझे मई 25 ही देना है। बच्चों को ऐसा होता है अभी मजे कर लेते हैं, 12th के बाद सितंबर में दे देंगे, 3-4 महीनों की बात है। बट आपने वो चीज को समझा और आपको क्रूशियल लगी, इसलिए आपने बहुत टाइम सही भी डिसीजन बचाया लिया, अपना, टाइम भी बचाया और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाए सर। बहुत अच्छे थ्री मार्क्स। 303 मार्क्स बहुत बहुत अमेजिंग बहुत रिजल्ट बढ़िया, होता है यार, 300 प्लस वो भी इजी। 2 महीने में, मतलब बहुत ही सही यार, कमाल मैथ्स है। का सर तुम्हारा एक्चुअल क्या में कैसा बैकग्राउंड हुआ था? था हाँ भाई बोलो। सर एक्चुअल में कैसा हुआ था कि ना मैं मेरा मुझे हर स्टेप पे मेरे को पता चला कि मैं कहाँ गलत था। जैसे स्टार्टिंग में मैं लॉ का एग्जाम्पल लेता, मैं नोट्स के पीछे भागता था, बट मेरे को समझा कि नोट्स को खुद नहीं बनाना है, बस समझना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो मुझे धीरे धीरे पता चला, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं लेट हो गया। तो मैंने सोचा था कि May 25 को मे के अटेम्प्ट को वेस्ट क्यों करना, दे के देखते एक बार प्रोविजन जैसा। बट वो धीरे धीरे कैसे वो पढ़ने में मजा आई, तो सोच लिया कि नहीं अब वही देते। तो आई थिंक काफी बच्चे परफेक्ट होने के लिए अपना अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं। इससे अच्छा भाई आप एक अटेम्प्ट को कर लो और उसके लिए मेहनत करोगे, राइट ऑटोमेटिकली जितने तैयार हो उसमें भी पास हो सकते, परफेक्ट बिल्कुल। होने की हाँ जरूरत नहीं है। मैथ्स के बारे में बात करता हूँ भाई। मैथ्स टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक का मैथ्स बैकग्राउंड होता है, एक का नहीं होता। तुम्हारा क्या सीन था? सर मेरा 11th 12th मैथ्स का बैकग्राउंड था। मैथ्स का बैकग्राउंड था तो हमारे लिए रिलेटिवली इजी पड़ा होगा मैथ्स। हाँ मुझे थोड़ा इजी पड़ा, चलो तो फिर तुम और अगर इसलिए मैथ्स फिर बैक मैंने फास्ट ट्रैक बैच ही लिया था, इसलिए फिर मैंने फास्ट ट्रैक बैच ही लिया, तो बराबर। कम टाइम में मेरा ज्यादा अच्छे से हो ओके सकता। ओके समझ गया। और जैसे ना बहुत सारे मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे भी आते हैं ना, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने 11th 12th में मैथ्स पढ़ा है, पर आई थिंक पैटर्न थोड़ा सा फाउंडेशन के मैथ्स का अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है, पर हम्म क्योंकि कम टाइम में आपको एमसीक्यू करना है एंड सो ऑन, तो आप उन लोगों को छोटा सा गाइडेंस दे दो, वो उन लोगों को टिप दे दो जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं लेकिन अच्छा स्कोर करने की बजाय वो उल्टा उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि उनको किस चीज पर फोकस करना चाहिए जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले फाउंडेशन के अंदर? सर जैसे सिर्फ मैथ्स बैकग्राउंड ही नहीं, बट मैंने एक चीज जैसे फील्ड के एग्जाम देने के बाद, सी जो जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे भी लगता था कि ठीक है ऑलमोस्ट रिलेटिवली सेम पैटर्न होगा सिलेबस का, स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में 11th वगैरह स्टार्टिंग में एग्जाम का पैटर्न सेम होगा, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम होगा, इतना हाँ लेवल नहीं हुई क्वेश्चंस की। बट जब ऐसे पढ़ते गया ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते गया, तो मुझे समझा कि 11th 12th बहुत अलग है और सीए एग्जाम्स बहुत अलग है। तो माइंडसेट के साथ बैठना ही नहीं कि नहीं 11th 12th हमने कॉमर्स में किया है या मैथ्स है हमारा तो इजीली हो जाएगा, ये पूरा अलग है, इसमें ऐसे फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना पड़ता। क्या स्कोर किया तुमने मैथ्स में? मैथ्स में मैंने 75। बहुत 75 बहुत गुड। बढ़िया टफ भाई, पेपर बहुत था, अच्छा बढ़िया। नंबर है सीए 75। टफ पेपर में बहुत सीए का अच्छा ना। है। हाँ 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 हाँ, सीए का हाँ, ही। सीए का हाँ बेटा। हाँ, नहीं नहीं, 12th नहीं पूछेंगे हम मैं तो। भाई मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स ने 75 मार्क्स का अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा सर, क्या सही बोलते बात, सही बात। हैं? यार विवेक, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने ना ऐसे, मैं जितना आपका और मेरा काफी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होते रहता था टेलीग्राम हाँ के ऊपर, आप काफी डाउट्स हाँ। और आप राइटिंग प्रैक्टिस भी आप काफी करते थे, भेजते रहते थे कि कहाँ पर गलती है क्या है करके। तो मुझे एक बात बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस की एक अप्रोक्स राइटिंग प्रैक्टिस की है जिससे आपको ऐसा लगा कि यार अब मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि यस अब मैं पेपर बढ़िया से लिख सकता हूँ? सर मैंने गिने भी था एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस किए थे, फिर भी एक अप्रोक्स एक अंदाजा होता है अप्रोक्सीमेटली ना। 80 के आसपास तो किए थे मैंने, 80 के 80 के आसपास आपने आसपास। लिख के देखे है ना, और उसके अलावा क्वेश्चंस का हाँ लिखे जो थे। नॉर्मल डिस्कशन अपन जो ऑडिट करते हैं हाँ वैसा वो तो ज्यादा हम्म किया है आपने। नाइस नाइस। तो कितने बार आपने क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट आपने घुमा लिया था? सर फर्स्ट टाइम जब रहता था, मैंने बताया ना कि डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो एक बार घुमाया था मैंने। इसके बाद में जब रिविजन्स करनी थी, फर्स्ट रिवीजन में भी मैंने एक्चुअल में आरटीपीस के क्वेश्चन किए थे फर्स्ट फर्स्ट रिवीजन में, ओके। पिछले तीनों आरटीपी के, तो वो भी क्वेश्चन बैंक के थे। थर्ड रिवीजन के टाइम मैंने, नहीं सेकेंड रिवीजन के टाइम मैंने शायद से कुछ जो हार्ड टॉपिक्स थे उसके उसके ओवरलुक किए थे मैंने। ओके। और लास्ट रिवीजन जब थी तब भी मैंने देखा ही था, नहीं थर्ड रिवीजन में नहीं देखा था मैंने, थर्ड रिवीजन नहीं देखा था।
एग्जाम के पहले जो रिवीजन थी ना उसमें मैंने देखे थे ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा और काफी आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की और राइटिंग प्रैक्टिस भी की है, तो आई गेस सर, हाँ। आई थिंक सो अपन सभी Yes. लोगों ने बहुत अच्छे इंसाइट्स हमको मिल चुके हैं विवेक से, है ना। तो विवेक, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सीए इंटर एज वेल। सीए इंटर की जर्नी अब थोड़ी सी स्लाइटली डिफिकल्ट भी होंगी और 9 मंथ्स के अंदर अब आपको काफ़ी पढ़ाई करना होगा क्योंकि बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स भी होंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि जिस डेडिकेशन से आपने फाउंडेशन किया है सेम उसी डेडिकेशन से आप सीए इंटर भी कीजिए एंड डेफिनेटली रैंक की इस बार आप कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली रैंक आएगा क्योंकि आपने 2 महीने के अंदर लिटरली अगर 12th के बाद इतना अच्छा स्कोर किया है तो अगर आपके पास ज़्यादा समय होता तो भाई आप तो चीर डालते पूरा। Right, तो right. बहुत ही अमेजिंग यार, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, है ना। सी यू ऑल, थैंक यू सर। यस। ऑल द बेस्ट बेटा। Okay, all the best.